हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। DC1 की फुल रिवीजन वाली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो आपकी DC2 की फुल रिवीजन की रहने वाली है। एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस हैं, आज के इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। DC2 की इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट रिवीजन रहने वाली है। हिंदी मीडियम की वीडियो चैनल पे डल चुकी है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसे देख लेना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो देख लो। ठीक है जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये मेरे ही नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है कैसे अटेंड करना है, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, ताकि आप भी हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह 80+ 90+ मार्क्स ला सको। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द मेजर सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ एनी टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पहले हमने टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बता दिए, एक कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रोटीन। दूसरा, टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, एक विटामिन ए और एक पोटेशियम। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए दिया है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस बताएंगे और फंक्शंस बताएंगे। ठीक है, 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फूड सोर्सेस बताओ। 2.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शंस बताओ। तो आपको सब पता होना चाहिए। DC2 थोड़ा सा टफ पेपर है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डॉक्टरी वाली लाइन आ जाती है इसके अंदर, कैसे क्या होगा। तो टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट कर जाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर cereals, that is wheat, rice, fruits, mango, banana, millets, ज्वार, बाजरा, रागी। Functions: energy giving function. The chief function of carbohydrates is to furnish energy for the working of the body. 1 gram of carbohydrate provides approximately 4 kilocalories. Second, protein sparing function. Carbohydrates, if taken in sufficient amount to meet the energy needs of the body, spare proteins for supporting growth and body building. बस ऐसा आएगा क्वेश्चन, ये लिखने के 5 नंबर है। ठीक है, अब आके प्रोटीन्स का बता देते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट इज कर्ड, पनीर, खोया। Pulses: soybean, green gram, lentils. Oil seeds, cashew nut, almond and walnut. ठीक है जी। Functions: body building. Proteins supply amino acids for building new body tissues and for the replacement of worn out tissues. Thus, they help in the growth and maintenance of the body. Protein as regulatory and protective substances. All enzymes, hormones are proteins in nature. They are vital for the regulation of metabolism as well as other body processes. Antibodies which protect the body from illness are also proteins. देखो, अगर कोई मुझसे पूछे DC1, DC2, DC3 में से सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे मुश्किल वाला DC2 है, क्योंकि इसके अंदर साइंस भी आ जाती है, इसके अंदर मेडिकल टर्म्स भी आ जाती हैं और बहुत से ऐसे डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं जो कि आपको एनी हाउ याद ही करने होंगे। मैं चाहकर भी इसको कुछ इजी लैंग्वेज में नहीं कर सकती। अगर आप इसकी किताब देखोगे ना तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीजें लिखी हुई हैं। ये नोट्स मैंने एक एक दिन बैठ बैठ के ये नोट्स शॉर्ट वे में बनाए हैं कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे लिख कर आना है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब अगर आप बोलते हो मैम हमें ये नोट्स परचेज करने हैं, तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे, जो कि आपको मदद करेंगे 80+ 90+ मार्क्स स्कोर करने में। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैम एग्जाम्स की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। इंग्लिश मीडियम के अलग है, हिंदी मीडियम के अलग है। ये लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी की पूरी तैयारी आप लोगों को फ्री में करा रही हूँ। DC1 की रिवीजन, 2 की रिवीजन देख सकते हो, एक एक चीज डाली हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे
तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है जून 2025 हिंदी प्रिपरेशन, जून 2025 इंग्लिश प्रिपरेशन। अगर आप इंग्लिश प्रिपरेशन को खोलते हो, इसके अंदर 19 वीडियोस ऑलरेडी हैं, ठीक है। डीसी 1 की फुल रिवीजन है, 2 की रिवीजन है, 3 की रिवीजन है, सारी चीजें और सारी चीजें, हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, ये वो सब कुछ है। तो ये फ्री वीडियोस अगर आपने 19-20 वीडियोस दो बार देख ली, दो बार अगर आपने पूरी पूरी वीडियोस देख ली, तो आपको तो नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट बच्चे कहते हैं मैम नोट्स हाथ में हो ना तो लर्न करना आसान होता है, तो आप नोट्स ले सकते हो। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 14,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं इसमें। ऊपर पिंड मैसेज में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डीईसी की सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की फ्री बुक्स मिल जाएंगी, यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है, कोई ऐप नहीं लेनी, कोई वेबसाइट नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, फ्री में मैंने बुक्स डाली हुई हैं। आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, फिश, लिवर, मिल्क, बटर, घी, एग, लिवर ऑयल्स ऑफ फिश लाइक कैलिबट, कॉड एंड शार्क, ठीक है जी, इनसे विटामिन ए मिलता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, maintaining normal vision. Vitamin A plays an important role in maintaining normal vision. The retina has two kinds of cells, rods and cones. The rods contain a pigment called rhodopsin. Rhodopsin is formed by the combination of specific form of vitamin A with the protein. साइंटिफिक टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है, मैं चाहकर भी इसको आसान नहीं कर सकती थी, जितना सिंप्लीफाई हो सका वो करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बस मेन बातें ये याद रखनी है, विटामिन ए का क्या क्या फंक्शन है कि नॉर्मल विजन को हम कि आसानी से देख पाए, हमारे विजन को मेंटेन करती है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस से बचाने में मदद करती है। विटामिन ए होता किस किस में है, फिश, लिवर, मिल्क, बटर, घी, एग, ठीक है। Protection against diseases. Vitamin A plays an important role in keeping epithelial tissues moist and healthy. Without vitamin A, epithelial tissue will become dry and crack will appear in the skin, which makes easy for the germs to enter and causes diseases. अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी पे आपको क्रैक से नजर आने लग जाएंगे, सूखी सी ड्राइनेस, और वो क्रैक्स के थ्रू ही अंदर आपके क्या चले जाएंगे, जर्म्स और बीमारियां हो जाएंगी। सेकेंड, पोटेशियम। सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आर मीट, पोल्ट्री, फिश, बनानास, पोटैटोज, कैरेट्स, टोमेटोज, लेमन्स। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या कि पोटेशियम के सोर्सेज लिखो, ये 3 वर्ड्स लिखने के आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर ये 2 फंक्शंस लिखने के कितने मिल जाते हैं, 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। लो 5 मार्क्स तो ऐसे ही पक्के हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पोटेशियम, रेगुलेशन ऑफ द एल्कलिटी, एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। Potassium is alkyl. It combines with chloride, which is acidic, and together they help maintain the acidity, alkalinity of body fluids. Role in muscle activity. Potassium has a significant role in the activity of skeletal and heart muscle. It helps in the transmission of messages which result in the contraction of muscle tissues. बस ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। हम किसके फंक्शंस बता रहे हैं, फैट्स के फंक्शंस क्या हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट इज अ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 9 किलोजूल. Usually, only a small amount of fat is used to meet the energy needs of the body. बिल्कुल सही. Insulin and padding. Layers of stored fat under the skin act as an insulator and keep the body warm. A layer of fat is also present around the vital organs of the body like kidney and heart. This serves as a padding and protects against injury. ठीक है जी। अब इसके फूड सोर्सेस क्या हैं, घी, मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल और कोकोनट ऑयल। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये विटामिन का बता देते हैं। विटामिन ए, रेटिनोल, सोर्सेस क्या है, रेटिनोल का एग, घी, मिल्क, बेटा कैरोटीन का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स। ये किस में मदद करता है, रेटिनोल वाला, विजन इन डिम लाइट, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये बेटा कैरोटीन वाला, ग्रोथ ऑफ स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज।
विटामिन ए के सोर्सेस एनिमल फूड्स लाइक एग्स, बटर, फिश, लिवर ऑयल। क्या क्या सोर्स इसके फंक्शंस है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है, डिस्पोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, होल ग्रेन्स, डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटेक्शन ऑफ unsaturated fats, vitamins A and C from destruction in body. विटामिन के डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग यॉक, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में उसका फंक्शन है। तो ये वाला वैसे आता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैंने बता दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का क्या हम ऊपर पढ़ चुके हैं? पोटेशियम पढ़ा है, विटामिन ए पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है। ठीक है, अब आ गया है हमारा कैल्शियम। इतने सारे के बारे में बता दिए, कोई भी एक आ जाएगा। कैल्शियम के मेजर सोर्सेस क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, योगर्ट, ब्रोकली, fortified foods, some plant-based milk such as almond, soy and rice milk, tofu, orange juice, nuts and seeds, almonds and sesame seeds. ठीक है, functions, bone and teeth health. About 99% of the body's calcium is stored in the bones and teeth, where it supports their structure and function. Muscle function. Calcium is necessary for muscle contraction, including the heart muscle. Blood clotting. Calcium is a key component in the blood clotting process, ensuring proper wound healing. ठीक है जी। अब आयरन के बारे में भी पढ़ लो। मैंने आपको इतने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया, पोटेशियम, कैल्शियम, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा चीजों के बारे में बता दिया। इनमें से कोई भी एक या दो आपके पेपर में आ जाएंगे। आयरन के मेजर सोर्सेस, आयरन इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, हीमी एंड नॉन हीमी आयरन। ठीक है, किस किस में मिलता है? सी फूड, फिश लाइक टूना, शेलफिश सच एज ऑयस्टर्स एंड क्लैम्स, legumes, lentils, beans, soyabeans provide non-heme iron, vegetables, spinach and broccoli, nuts and seeds, pumpkin seeds, cashews and almonds. Functions, oxygen transport. Iron is a key component of hemoglobin in red blood cells, which transport oxygen from the lungs to the rest of the body. ठीक है जी, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इम्यून फंक्शन, आयरन इज नेसेसरी फॉर द प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून सेल्स। हमारे इम्यून सेल्स के प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन में मदद करता है, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है। कॉग्निटिव फंक्शन, एडिक्वेट आयरन लेवल सपोर्ट प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं फिर से बता रही हूँ, साइंस से रिलेटेड बातें हैं, आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे बोलेंगे मैम हमें कैसे पता कि आपके बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं या नहीं, जो आप पढ़ा रहे हो ये आएगा या नहीं, है ना। अब ठीक है, हम आपको कुछ मार्कशीट्स दिखा देते हैं हमारे बच्चों की। ये देखो, ये हमारे बच्चे की आंसर शीट है। देखो, इग्नू की ऑफिशियल आंसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 90 मार्क्स स्कोर करे हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने चैनल पे वीडियो डाली है कि कैसे इग्नू की आंसर शीट होगी, कितनी शीटें मिलेंगी, कितनी शीटों में कैसे कैसे क्या लिखना है, उसे देख लेना। फ्रंट शीट को कैसे फिल करना है मैंने सब चैनल पे बताया हुआ है, उसे देख लेना। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर उस तरीके से आप आंसर लिख कर आते हो कि जैसे प्रॉपर कंक्लूजन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, क्या क्या करना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? इंट्रोडक्शन लिखनी है, फ्लो चार्ट बनाना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं और एंड में कंक्लूजन लिखना है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो, सबको नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप भी 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स जरूर ला सकते हो। ठीक है जी, तो ये बच्चे की आंसर शीट में आपको एक प्रॉपर दिखा दूंगी कि किस हिसाब से कैसे क्या आंसर लिखना है। अब आपको कुछ बच्चों के रिजल्ट्स भी दिखा देते हैं हम। ये देखो, ये असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अगर कोई बच्चा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट भी लेना चाहे वो भी हमसे आपको मिल जाएगा। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो रहा है। 90 प्लस मार्क्स असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, ठीक है, 97 प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आ गए 80 मार्क्स आ गए। ये 90
99, 96, 96, 98, ये पेपरों में देख लो 96, 98 आ चुके। टॉपर है, हमारे ही टॉपर जाते हैं हमेशा, तो टेंशन मत लो, 90 प्लस मार्क्स अच्छे से आप ला पाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, ये बच्चों के 93 देखो बच्चों, मैम आपसे ही प्रोजेक्ट लिया था, तो टेंशन की कोई बात है नहीं, बस टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल सिमरन लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं, और जो फ्री में मैं इतना सब पढ़ा रही हूँ आप तक पहुंच पाए। नोट्स लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री वाली नोट्स तो जरूर पढ़ ही लेना, फ्री वाली क्लासेस तो जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है। Explain the meaning of the terms nutrition and health. Clarify the interrelationship between them. Nutrition होता क्या है? Nutrition is the science of foods, the nutrients and other substances therein, their action, interaction and balance in relationship to health and disease. The processes by which the organism injects, digests, absorbs, transports and utilizes nutrients and disposes of their end products. In addition, nutrition must be concerned with the social, emotional, cultural and psychological implications of food and eating. ठीक है. Food contain nutrients as well as substances which are non-nutrients. The body needs each nutrient in specific amounts. Carbohydrates, fats, proteins and water are needed in relatively large amounts and are therefore called macronutrients. जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी में स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कह रहे हैं हेल्थ क्या होता है। हेल्थ बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं। फिजिकली फिट है मतलब मुझे कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, ठीक है। मेंटली फिट है मतलब मैं कोई अजीबोगरीब थिंकिंग में नहीं फंसी हुई, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, हेल्दी माइंड है। सोशली फिट है मतलब मैं सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरैक्ट करने लायक हूँ, ये नहीं कि किसी से बात करने बैठी और लड़ाई झड़ाई करके मार धाड़ करके आ गई, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बी अ हेल्दी पर्सन, अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी पर्सन हो तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है और सोशली फिट होना जरूरी है। Health is a state of physical, mental and social well-being in which disease and infirmity are absent. ठीक है, कोई disease नहीं है, कोई infirmity नहीं है। Health can be promoted by encouraging healthful activities such as regular physical exercise. Regular physical exercise करोगे तो आपकी health अच्छी रहेगी। By reducing and avoiding unhealthy activities or situations हैं, स्मोक नहीं करनी, ड्रिंक नहीं करनी, ऐसे हार्मफुल जो चीजें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, सच एज स्मोकिंग और एक्सेसिव स्ट्रेस। एक्सेसिव स्ट्रेस टेंशन अगर जो हम ज्यादा ले लेते हैं उससे भी हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। Some factors affecting health are due to individual choices, such as whether to engage in a high risk behavior, and others are due to structural causes. Some factors affecting health are due to individual choices. ठीक है, अब मैं खुद ही ऐसा अपने लिए काम चूज कर लूं जिसके अंदर सारा दिन स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, दिन में 15 घंटे 18 घंटे में स्ट्रेस से लूंगी तो मेरी हेल्थ ही खराब होगी ना। तो ये तो मेरी पर्सनल चॉइस हुई, मैंने खुद ही ऐसा काम चूज कर लिया जिसके अंदर स्ट्रेस है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारी चीजें सही तरीके से देखनी है, such as whether the society is arranged in a way that make it easier or harder for the people to get necessary healthcare services. न्यूट्रिशन क्या था समझ लिया, हेल्थ क्या था समझ लिया। अब इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन क्या है वो समझेंगे। न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ, सबसे आसान बात। न्यूट्रिशन, अगर मैं न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाऊंगी, न्यूट्रिशन नहीं लूंगी तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाऊंगी, मेरे अंदर मतलब हेल्दी चीजें नहीं रहेंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो बीमारियां हो जाएंगी, डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगी।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं न्यूट्रिशियस फूड खाऊंगी, हेल्दी फूड खाऊंगी, बैलेंस डाइट खाऊंगी, तो मैं हेल्दी और फिट रहूंगी और मैं अपने जीवन को अच्छे से स्पेंड कर पाऊंगी। यही दोनों के बीच में रिलेशन है जिसको यहाँ पर बताया गया है। Nutrition is closely interlinked with health. Good nutrition is essential for good health. Eating the right kind of food in the right required amounts is very important for an individual to develop normally and to remain healthy throughout life. गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, गुड न्यूट्रिशन जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, सही तरीके का खाना खाना, इन द रिक्वायर्ड अमाउंट्स, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप नॉर्मली एंड टू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट लाइफ। When the diet is inadequate, there are chances that individual health will suffer. अगर मेरी डाइट inadequate है तो मेरी हेल्थ को फर्क पड़ेगा ही लॉन्ग टर्म में जाके, कभी प्रोटीन कम हो जाएगा, कभी विटामिन कम हो जाएगा, कभी क्या कम हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा ना। The likelihood that some organ of our body may start malfunctioning, chances हैं कि बहुत समय तक अगर विटामिन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो बॉडी का कुछ कुछ जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो माल फंक्शनिंग हो जाएगी, सही से काम नहीं करेगी और डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। Example, thousands of young children in our country go blind every year because their diet does not provide them sufficient vitamin A. हमारी कंट्री में कितने यंग बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में विटामिन ए नहीं होता और विटामिन ए की कमी से वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कल को आप बच्चे करते हो या जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको बच्चे की डाइट पर पूरा फोकस करना है, पूरा अटेंशन देना है, इन ऑर्डर टू हैव योर चाइल्ड अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हेल्दी बने तो उसको हेल्दी खाना दो। ये मत करो, आलस मत करो, कौन इसके लिए ये बनाए, कौन उसके लिए वो बनाए, कुछ भी खा ले, नहीं भाई, उस बच्चे की पूरी डेवलपमेंट उस खाने पर टिकी है। Nutrition is one of the major factors influencing the health of an individual. Nutrition एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हेल्थ को डिफाइन करेगा। अगर मैं डेली चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाती रहूंगी तो एक टाइम पर मेरी बॉडी ढंग से काम करना बंद कर देगी और कहेगी भाई बस कर दे, बहुत हो गया, है ना। तो ठीक है, कभी कभी जंक फूड खा लिया जाता है, बट इन ऑर्डर टू बी अ हेल्दी पर्सन आपको बैलेंस डाइट खाना जरूरी है और जंक फूड को अवॉइड करना नेसेसरी है। फूड इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंज्यूमिंग द राइट टाइप ऑफ फूड इन राइट अमाउंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सही तरीके का खाना खाना है और सही क्वांटिटी में खाना है, ये भी नहीं कि ओवर ईटिंग कर ली, एक्सेसिव फूड हो गया, इतना ज्यादा खा लिया, ठूस लिया कि बाद में उल्टियां कर रहे हो, वॉमिटिंग कर रहे हो, ऐसे भी नहीं करना। और इतना भी नहीं खाना कि खा लिया और भूखे पेट हो यार, बस चिड़िया की तरह दाना चुग लिया और खाली पेट घूम रहे हो। राइट फूड खाना है इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। इफ द डाइट इज पुअर, इल हेल्थ विल रिजल्ट। डाइट पुअर होगी तो इल हेल्थ, बुरी हेल्थ तो होगी, due to the deficiency or excess of one or more nutrients. Good nutrition is a prerequisite for good health. Good nutrition is necessary but not sufficient for optimal health. The food eaten must not only be nutrition but it must be clean and free from harmful germs. अब good nutritious food तो खा लिया, लेकिन जहां वो बने हैं वहां दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हैं, गंदी जगहें हैं, स्मेल आ रही है, तो क्या वो आपकी हेल्थ अच्छी करेगा? नहीं करेगा। तो गुड न्यूट्रिशन के साथ साथ वो साफ सुथरा हो, फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म से हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सारे नोट्स है ना, ये अब आपको कोई कैफे वाला कह देगा, कोई ग्रुप वाला कह देगा हम आपको सिमरन मैम के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे या वो कर देंगे, नहीं, कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहली बात, हर बार पेपर से पहले मैं नोट्स को अपडेट करती हूँ, पुराना वाला जो पेपर आया होता है उसके बेसिस पे देखती हूँ क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें ऐड नहीं करनी, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि इस बार वाले पेपर में, मतलब इस बार वाले नोट्स में मैंने कितने क्वेश्चंस डाले हैं, कितने नहीं। तो अगर आपके ग्रुप में आपका कोई कैफे वाला कोई पीडीएफ दे भी रहा है तो पुरानी पीडीएफ दे रहा होगा,
पुरानी पीडीएफ अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो सोच लो आधी चीजें पढ़ के जा रहे हो, आधी चीजें पढ़कर ही नहीं जा रहे हो। मेरे बनाए हुए, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स से अगर आप देखोगे, ये DC2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये इतना मतलब भारी नोट्स सारे के सारे मेरी हैंडराइटिंग के बनाए हुए हैं। ये ओरिजिनल नोट्स किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैं इसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ कि कौन कौन से आने के चांसेस हैं, पिछली बार आया था, इस बार इंक्लूड करना है, नहीं सॉल्व करना है। ऐसे ही अब मैं आपको आगे DC3 के पढ़ाऊंगी, 3 के भी बनाए हुए हैं। ये थे क्या थे? इंग्लिश मीडियम के थे, ऐसे ही हिंदी मीडियम के भी हैं सारे के सारे, है ना। तो ये नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिलेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेटेस्ट वाले नोट्स, ठीक है। और बाकी तो वैसे मैं फ्री में काफी कुछ पढ़ा ही रही हूँ, उसी से आपकी काफी मदद हो जाएगी, है ना। और करना क्या है, पेपर देकर जब आओगे 30 सेकेंड की छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। क्या मैम, मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूँ और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा। क्योंकि बाद में जब कल को कोई वैकेंसी आती है, कोई जॉब अपडेट आता है, तो मेरे पास डाटा रहना चाहिए, मेरा कौन सा बच्चा कौन सी सिटी से था, कौन से स्टेट से था, मैं उनको उससे रिलेटेड इन्फॉर्म कर पाऊं। ऑल्सो आप लोगों ने अपनी टीचर को देखा हुआ है, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को देखा नहीं ना, इसी बहाने मैं भी आपको देख लूंगी। भूलना मत, 30 सेकेंड की वीडियो मेरे पास आ जानी चाहिए आपके एग्जाम्स के बाद, रिव्यूज वीडियो। और वैसे भी हम एक ऑनलाइन फेयरवेल करते हैं जिसमें बच्चों के रिव्यूज दिखाते हैं, तो उसमें भी आपको अपनी चैनल पे वीडियो दिख जाएगी। बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द राइट बैलेंस फोस्टर्स हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब चाहिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम बोलोगे मैम सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? मैं नोट्स ही वही लेकर आई हूं जो इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई वो रही हूं जो इंपॉर्टेंट है ना। फटाफट से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण का शिकार, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, उससे बीमार हो गया, और इन्फेक्शन वही कोई बच्चे को इन्फेक्शन हो गई। गिविंग एग्जांपल्स, जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है आपको भी पेपर में डिट्टो ऐसे लिखकर आना है। द रिलेशनशिप बिटवीन malnutrition and infection can be described as a vicious cycle. malnutrition हो गया बच्चा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ गई तो फिर malnutrition हो जाएगा। ये कहते हैं एक चक्र है जिसमें एक बार फंस गए तो बाहर निकल पाना मुश्किल है। Malnutrition can increase the risk of infections and infection can in turn lead to malnutrition. malnutrition से infection होगी, infection से malnutrition होगी। Malnutrition has a harmful effect on the health of an individual. So does infection. When malnutrition and infection exist in the individual simultaneously, they increase the severity of each other. दोनों अगर हो गई तो भाई बुरा हाल हो गया समझ लो। Example, suppose a child is suffering from both protein energy malnutrition and diarrhea. PEM is a disease condition arising from a deficiency of protein and energy in the body and is commonly associated with infections. ठीक है। इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, अब ये जो माल न्यूट्रिशन है इसका इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्क्रीन पर शो हो रहा है, पढ़ लो, मैं समझा रही हूं कि अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन है, हेल्दी नहीं है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम होगी। अगर मान लो मेरे शरीर के अंदर विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स पूरे ही नहीं है, बहुत सी कमियां हैं, तो क्या मेरी बॉडी सही तरह से फंक्शन कर पाएगी? नहीं। तो क्या मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बना पाएगी? नहीं। तो जो बच्चा कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन है, सही से डाइट नहीं मिली, पहले ही कमजोर है, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी। एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी तो कल को कोई छोटा सा जर्म भी उसकी बॉडी के अंदर आया तो उससे लड़ नहीं पाएगा तो बीमार हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे कि आप सबको पता है, हम सबने कोविड-19 का एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम देखा है। उसमें क्या हुआ था, जो हेल्दी बॉडीज थी, जो हेल्दी लोग थे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, उनके अंदर कोविड आया, 2-3 दिन थोड़ी थकावट रही, फीवर हुआ, ठीक हो गए, बैक टू नॉर्मल। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कोविड-19 आया तो उनकी बॉडी फेस ही नहीं कर पाई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इतनी सारी दिक्कतें हो गई और कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई।
क्या था, एंटीबॉडीज का रोल था। कुछ लोगों की एंटीबॉडीज ने कोविड-19 से फाइट कर ली और ठीक हो गए, कुछ लोगों की बॉडीज उससे फाइट नहीं कर पाई और फिर उनको अपनी जान देनी पड़ गई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे, हमारे बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि कोई भी छोटी मोटी डिसीज आ रही है तो वो उससे लड़ पाए। अगर आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हल्का सा मौसम चेंज हुआ, खांसी जुकाम लग गया, है ना, क्यों, हल्के से मौसम में जर्म्स आ गए और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, विच मीन्स उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सही से नहीं बन रही। एंटीबॉडी सही से क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लो। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये मेरी स्किन है, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, बहुत से इंफेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो मेरी बॉडी में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। अब अगर मेरे अंदर माल न्यूट्रिशन होता, ठीक है, मेरी आप सिर्फ मेरे को इस हाथ में अभी जो आपको थोड़ा सा फैट दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल कुछ बच्चों का देखा है ना, बिल्कुल पतली पतली सी हड्डियां दिखती हैं, फैट ही नहीं होता। फैट ही नहीं होता तो बॉडी जो फैट आपको प्रोटेक्ट करता है जर्म से वो नहीं कर पाता, बहुत से इंफेक्शियस चीजें डायरेक्ट अंदर चली जाती है और आपको बीमार कर देती है। लेकिन अगर अभी मैं हेल्दी इंसान हूं, मेरी बॉडी पे ठीक अमाउंट का फैट है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा बहुत सी बीमारियों से। In well-nutrition individual, the skin, mucous membrane and other tissues prevent agents from entering the body. स्क्रीन पर शो हो रहा है, फटाफट से देख लो। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे हैं इन्फेक्शन का न्यूट्रिशन पे क्या स्टेटस पड़ेगा। पहली चीज, इन्फेक्शन हो गई, डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने दे दी दवाई। अब वो दवाइयां ऐसी होती हैं कि एक बार आपने दवाई खा ली, आपको भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती तो आप खाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो और कमजोरी हो जाएगी और आपका न्यूट्रिशनल लेवल गिर जाएगा। ठीक है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा भूख ही कम हो जाती है। Reduced food intake. When a child is suffering from infection, child loses appetite. भूख लगना बंद हो जाती है। Child may not like to eat food. As a result of this, कम खाना खाता है और फिर डाइटरी इंटेक कम हो जाती है। ऑल्सो जो हमें ठीक करने में एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जाती है, उससे भी बच्चे की भूख कम हो जाती है। सेकेंड, इफेक्ट ऑन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कई बार आप खाना तो खा रहे हो न्यूट्रिशियस, लेकिन आपकी बॉडी उन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम वाला खाना तो खा लिया, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो पावर ही नहीं है कि उसके कैल्शियम को ऑब्जर्व कर ले, वो कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीन पर शो है, देख लो। एंड में इतना सुंदर आंसर लिखा है तो कंक्लूजन तो जरूर लिख कर आओगे, सिमरन मैम के बच्चे हो। The cumulative effect of malnutrition and infection leads to high rate of illness and death among children in our country. Children who suffer from malnutrition are more prone to infections. ठीक है, next question. Explain the various functions of food. Food के various functions बताने बहुत easy. फूड है क्या, पहले तो वो कह रहे हैं कुछ भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को नरिश करती है, चाहे वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड में क्या हो गया, आपने एप्पल खाया, ठीक है, आपने चपाती खाई। सेमी सॉलिड में आप कह सकते हो दलिया हो गया, हलवा हो गया, और लिक्विड में आपका जूस हो गया, जो आपकी बॉडी को नरिश कर रही है, विच कैन बी कंज्यूम, जो हम खा सकते हैं, एंड विच हेल्प टू सस्टेन द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी। अब फंक्शंस ऑफ बॉडी क्या है, फंक्शंस ऑफ बॉडी में तीन बड़े बड़े फंक्शंस आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का है पहला कि हमें ये एनर्जी गिविंग है, दूसरा बॉडी बिल्डिंग है, तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस है, चौथा रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को। एनर्जी देता है, बॉडी को बिल्ड करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सोशल फंक्शन का क्या मतलब है, सोशल फंक्शन का मतलब है कि हमें सोशली एक दूसरे के साथ मिलाता है, कैसे अभी आगे दिखाया जाएगा। और साइकोलॉजिकली क्या है, साइकोलॉजिकली ये जो हम इमोशनली एक बॉन्ड कनेक्ट कर लेते हैं फूड के थ्रू, कैसे आगे देखो।
स्क्रीन पर शो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में एनर्जी गिविंग कैसे है, देख लो फटाफट से, बहुत ही आसान है। अगर मैं चल रही हूँ, बैठी हूँ, हर चीज के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मुझे फूड से मिलती है। प्रोटेक्शन, हम पीछे पढ़कर आए हैं, बहुत सी इन्फेक्शन से बचाता है। रेगुलेशन, ठीक है कि अब अगर मैं बैठी हूं तो मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो ये सारे फंक्शंस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सबको वर्क करने के लिए फूड चाहिए। स्क्रीन पर शो हो रहा है। सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शंस क्या है, सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। आपको पता है स्कूल्स में एक न्यू क्या, अब तो काफी टाइम से चल रहा है, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मिड डे मील में बच्चा अमीर है, गरीब है, कौन सी जात का है, कौन से रिलीजन का है, कुछ नहीं देखा जाता, सब बच्चे मिलजुल के खाते हैं। जब मिलजुल के वो खाना खाते हैं तो विच मीन्स उन्होंने सोशली एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। दूसरा, एक अगर आप देखा जाओ तो हमारे रिचुअल्स में, मंदिरों में फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, स्वीट्स चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी एक तरह का पार्ट ऑफ हमारे रिचुअल हो गया कि हमने उसको, फूड को इतनी इंपॉर्टेंस दी है जो हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। ये दो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे बना रखे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, कि भाई मिड डे मील में एक साथ खा रहे हैं। थर्ड, साइकोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, फूड एक तरीका है अपना प्यार जाहिर करने के लिए। माँ अपने बच्चे के लिए राजमा चावल बनाती है ना, माँ अपने बच्चे के लिए छोले चावल बनाती है, कड़ी चावल बनाती है ना, शाही पनीर बनाती है, क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को वो पसंद है। ठीक है, अब बच्चे की पसंद है राजमा चावल, माँ ने राजमा चावल बना दिए, तो बच्चा कितना खुश हो जाता है ना, एक कि उसका मनपसंद खाना बना है, दूसरा कि मम्मी मुझे प्यार करती है, मम्मी मेरे पसंद की चीज मुझे बनाकर देती है, तो वो साइकोलॉजिकली अपनी मदर से एक इमोशनल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है। ये था साइकोलॉजिकल फंक्शन। और नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ज्यादा टफ नहीं है, इजी लैंग्वेज में, तो आप देख लेना। आगे चलते हैं। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए या तो लंच मेन्यू बनाओ या डिनर मेन्यू बनाओ। दोनों समझा देते हैं, सेम ही है ऑलमोस्ट। ऐसे सिर्फ छोटा सा टेबल बना के आना है, 10 या 15 नंबर पक्के। बिना किसी देरी के फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट अ बैलेंस लंच मेन्यू फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी एंड सजेस्ट द न्यूट्रिएंट्स शी गेट फ्रॉम ईच फूड आइटम इन द मेन्यू। लंच मेन्यू 3 टेबल्स बना दिए, फूड, अमाउंट ऑफ फूड, मेन्यू। सीरियल्स 20 ग्राम आटा, 20 ग्राम आटा, चपाती, 20 ग्राम राइस, राइस बना दिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 100 ग्राम, आलू, पालक आलू सब्जी, स्पिनच पोटैटो, मिल्क 10 ग्राम, कर्ड, शुगर जैगरी 10 ग्राम आपके फूड में ऐड हो जाएगी, पल्सेस 30 ग्राम, ब्रेड लेंटिल्स, फ्रूट्स 1 मीडियम साइज एप्पल। अब इन सब चीजों से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? टेबल बनेगा, फूड ग्रुप्स, नेम, न्यूट्रिएंट्स। सीरियल्स के अंदर राइस थी, राइस से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। चपाती से विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम। अब ये मत बोलना मैम इसके पीछे की साइंस हम समझें, किस जगह से कैसे, क्या जो दिख रहा है बस ऐसे का ऐसे लर्न कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, ऐसे का ऐसे लिख कर आ जाना। ठीक है, क्योंकि तुमने डॉक्टर नहीं बनना, तुमने साइंस की फील्ड में आगे नहीं जाना, तुमने टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए बस इतना लर्न कर लेना सफिशिएंट है। मैं वो पुराने जमाने वाली टीचर नहीं हूँ जो कहूँ भाई सारा साल किताबें एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, बड़ी सारी मेहनत करो तभी पास होगे। मैं इस मॉडर्न जमाने की टीचर हूँ। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, किससे 2 दिन में पढ़ के पास हो सकते हो, किससे 3 दिन में पढ़ के पास हो सकते हो। पढ़ाने को मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा सकती थी, एक एक चैप्टर पढ़ा सकती थी, लेकिन आप 50 वीडियोस देखते तब जाके आपको कुछ समझ आता है। यहाँ पे मैं एंड में एक वीडियो में पढ़ा रही हूँ इतना ज्यादा कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका होता है, मेरा तरीका है कम समय में ज्यादा पढ़ाओ, जल्दी से काम खत्म हो और आप आगे अच्छी चीजों में और लग सको, है ना। मिल्क, कर्ड, प्रोटीन, कैल्शियम मिलेगा। वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी, स्पिनच, पोटैटो वेजिटेबल, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन। पल्सेस रेड लेंटिल्स, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन। एप्पल, विटामिन सी, विटामिन ए। बस हो गया। अब प्रेग्नेंट लेडी के डिनर का मेन्यू भी हम बता देते हैं। लंच पूछा जाए तो ऊपर वाला लिख देना, डिनर पूछा जाए तो ये लिख देना।
फूड ग्रुप क्वांटिटी फूड आइटम सीरियल्स 60 ग्राम, हाफ कप आटा, हाफ कट राइस और चपाती। रूट्स एंड ट्यूबर्स 60 ग्राम, मिक्स वेजिटेबल्स विद कैरेट, स्पिनच, पोटैटो, अनियन, टमाटो, मिक्स वेज की सब्जी खिला देना। फैट्स एंड ऑयल्स 10 ग्राम डल जाएगा इस खाने में। मिल्क 125 ml, रायता विद स्प्राउटेड पल्सेस 15 ग्राम, रेड लेंटिल्स। फ्रूट्स 80 से 100 ग्राम, 80 to 100 ग्राम्स चीकू। ठीक है, अब इससे क्या क्या आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? राइस से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। चपाती से विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम मिलेगा। कर्ड से प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा। रेड लेंटिल्स विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन आयरन। अब जब आप हमसे ये नोट्स परचेज करते हो ना, तो आपके पास प्रॉपर ये पीडीएफ होती है, तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाता है। पढ़ा तो मैं रही हूँ, तो जब आप नोट्स ले लोगे तो कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अभी नहीं कवर कराए जाएंगे, तो वो भी उसके अंदर होंगे। उसके अंदर प्रॉपर सारे नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट चीजों के, और आपके पढ़ने के लिए आसानी होगी। वो लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। लेकिन लेटेस्ट वाले सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ही नंबर से मिलेंगे, क्योंकि मैंने बनाए हैं। मुझे पता है इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट डालना है, क्या क्या नहीं डालना। कोई आपको मेरी पुरानी पीडीएफ उठा के कुछ दे दे, भरोसा मत करना। सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, एप्पल और गुआवा से विटामिन सी और ए मिलेगा। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम। चलो, प्रेग्नेंट लेडी का हमने क्या करा है? लंच भी समझ लिया, डिनर भी समझ लिया। दोनों में से कुछ भी एक पूछ लिया जाएगा, तैयारी आपकी हो गई है। आगे चलते हैं। बैलेंस लंच मेन्यू फॉर अ लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर सीरियल्स 250 ग्राम, 240 ग्राम, ट्यूबर 120 ग्राम। ये आप बस स्क्रीन पे देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देख लो, और ये उसके मेन्यू में देख लो क्या क्या आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता। पूछा भी गया तो पीछे वाला प्रेग्नेंट लेडी वाला ही लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 4 न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बच्चे को अगर बचपन में न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसको कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इतनी ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है ना इंडिया में। Xerophthalmia refers to the eye manifestations arising due to vitamin A deficiency. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों की रोशनी चली जाती है, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाता है। वो आगे जाकर रोशनी चली जाती है आंखों की। सेकेंड, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अनीमिया कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, दूसरा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। गोइटर मींस स्वेलिंग और इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग या इनलार्जमेंट हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन की बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और डिफॉर्मिटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, हेल्थ का पूरा स्पेक्ट्रम बताएंगे। Spectrum of health denotes that the health of an individual is not static. अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूं और मैं हेल्दी हूं तो जरूरी नहीं है कि कल भी हेल्दी रहूंगी, परसों भी हेल्दी रहूंगी। ये स्टैटिक नहीं है। अगर आज मैं हेल्दी हूं, आज मैं अपनी डाइट को हेल्दी रखती हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हूँ, तभी मैं कल भी हेल्दी रहूंगी। अगर आप सोचो अभी तो मैं हेल्दी हूँ, दबा के जंक फूड खाती रहूं, कोई एक्सरसाइज ना करूं, बस बेड पे पड़े रहूं, तो कल को ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापे का शिकार हो जाओगे, मांस बढ़ता जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। तो हेल्थ स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। टाइम टू टाइम आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। It undergoes continuous change. A person's health may vary from optimum well-being to various levels of dysfunctions. Proper healthy person से लेके आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। According to World Health Organizations (WHO) 1948, definition of health is as follows. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैंने पहले भी बताया था, फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, सोशली वेलबींग भी जरूरी है। एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। ये नहीं कि बस डिसीज नहीं है तो हेल्दी है, मेंटली फिट होना भी जरूरी है ना, सोशली फिट होना भी जरूरी है।
ठीक है। Health and disease lie along a continuum and there is no single cut-off point. The lowest point on the health disease spectrum is death. And the highest point corresponds to the WHO definition of positive health. ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं डिग्रीज हैं, लेवल्स हैं, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ, बहुत ही बढ़िया हेल्थ है, बिल्कुल अच्छा हेल्दी बंदा है। फिर बेटर हेल्थ है, थोड़ी सी पॉजिटिव से थोड़ी सी कम है। फिर फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस की हेल्थ तो ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ओके ओके है। फिर ये बीच में लाइन आ गई कि भाई अब काम खराब होना शुरू हो गया है। अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, कोई बीमारी है लेकिन अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही। माइल्ड सिकनेस, थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं। सेवियर, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ गई है। और फिर डेथ की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है बेस्ट पॉजिटिव हेल्थ से लेके डेथ तक का, जिसमें आपकी रेंज घूमती रहती है। Health is not a state that is arrived at all once. For all, it is constantly changing. Lifestyle आपका जैसा होगा धीरे धीरे वैसी लाइफ बनेगी। ये आपको नीचे दिख रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम गुड हेल्थ टू बेस्ट हेल्थ इज ग्रेजुअल। सारी चीजें देख लो, बहुत ही इजी है, मेन पॉइंट मैंने समझा दिया है। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैज चेंज, चलो ये छोड़ देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पढ़ लेते हैं कि हेल्थ के क्या क्या डायमेंशंस है। पहला फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, तीसरा सोशल डायमेंशन, चौथा वोकेशनल डायमेंशन, पांचवा स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन के अंदर हमारी फिजिकल बॉडी कैसे वर्क कर रही है, कैसे बॉडी पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, क्या वो अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्या हेल्दी बॉडी है, सारी हेल्दी, सारे बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्या मेरा दिमाग सही तरीके से चल रहा है, क्या मैं पॉजिटिवली इस लाइफ को लेकर चल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, ऐसा तो नहीं है, हेल्दी लाइफ जी रही हूँ मैं, वो मेंटल डायमेंशन का पार्ट है। तीसरा सोशल डायमेंशन, क्या मुझे पता है सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, ऐसा तो नहीं है कि बस जैसे ही मैं सोसाइटी में बाहर निकली आते जाते किसी भी बच्चे को, इंसान को थप्पड़ मार दिया, लड़ाई करने लग गई या कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लग गई है। अगर ऐसा है तो आप सोशली फिट नहीं हो, सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, ठीक है। तो ये डायमेंशन भी आपका एक हेल्थ का पार्ट है। स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है, अभी एक थोड़ा हायर लेवल की थिंकिंग पे आ जाता है कि मैं अगर इस दुनिया में आई हूं तो मेरा क्या पर्पस है। सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए तो भगवान ने मुझे धरती पे नहीं भेजा होगा, कुछ तो ऐसा रोल होगा ना कि जो मैं सर्व करके जाऊं। हो सकता है मेरा ये रोल हो कि मैं डीसी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगी और डीसी वाले बच्चे ये डीसी की पढ़ाई करते हैं मेरी वीडियोस देख के, और आगे जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आगे उनकी जॉब लग जाएगी तो वो याद करेंगे, हाँ भाई सिमरन मैम ने पढ़ाया था और हम उससे करके गए थे। हो सकता है मेरी लाइफ का ये गोल हो सकता है मेरी लाइफ का ये पर्पस हो। तो आप जब थोड़े एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हो, आपकी थिंकिंग एक मेच्योर लेवल पे पहुंच जाती है, तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि मैं इस दुनिया में आई हूं तो कुछ तो पर्पस लेकर आई होंगी ना, खाना सोना वाला तो पर्पस जरूरी नहीं होगा, तो सब कर लेते हैं, ठीक है। अगला वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन की भाई जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इनकम का सोर्स बहुत जरूरी है। तो आप किस वोकेशन में जा रहे हो, आप अपनी इनकम कैसे जनरेट कर रहे हो, वो भी जरूरी है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए वोकेशनल डायमेंशन इस टर्म्स में होता है कि क्या उन्हें सक्सेस मिल पाई, मतलब जो वो करना चाहते थे क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं। पैसे ना पैसे से कंपेयर नहीं कर रहे, अब वो अपने मन की सेटिस्फेक्शन से कंपेयर करते हैं। ये रहा एंड में कंक्लूजन, ये देख लेना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फूड ग्रुप्स एंड देयर यूजेस, कोई जरूरत नहीं है अभी इन्हें पढ़ने की, ठीक है। हाँ, एक आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि एनी फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बारे में लिखो, हम लिखेंगे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, MDM। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ बस सुन लेना, ये लिख कर आ जाना। Midday meal program is also called the school lunch or school meal program. Supply of one supplementary meal is the main purpose of this program.
MDM program was started because the home diet of children are often inadequate from the nutritional viewpoint. गरीब घर का बच्चा होता है तो उसको न्यूट्रिशियस खाना नहीं दिया जाता और फिर उसको वही न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। तो सरकार ने सोचा क्यों ना स्कूल में हम बच्चों को खाना दे दें ताकि उनकी न्यूट्रिशन की नीड्स पूरी हो जाए। उनकी न्यूट्रिशन की नीड्स को पूरा करने के लिए मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया। Objectives of MDM program: providing at least 1/3 of the nutritional requirements recommended by Indian Council of Medical Research for the child and helping to promote the child's health, growth and development. Enthusiasming children to go to school and remain in school and thus improving school attendance. क्या होता है, लोग अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे, लेकिन गरीब घर का मतलब गरीब घर के लोग अब सोचते हैं बच्चे को खाना मिल रहा है, खाना मिलेगा वहीं रहेगा, तो इस चक्कर में स्कूल भी भेज देते, खाने के चक्कर में ही स्कूल भेज रहे हैं। चलो खाने के चक्कर में ही स्कूल भेज रहे हैं, कम से कम भेज तो रहे हैं, कुछ पढ़ेगा लिखेगा तो सही, पढ़ेगा लिखेगा भी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इनकलकेटिंग गुड फूड एंड हेल्थ हैबिट्स इन चिल्ड्रन, कि आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा खाना चाहिए। फोस्टरिंग साउंड सोशल बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर साउंड सोशल बिहेवियर की एक दूसरे के साथ आप कैसे मिल बैठ के खाते हो और वो करते हो। ये मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है सच में बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। जब मैं अपने टीचिंग के कोर्सेज कर रही थी, जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग करी, तो वहां पर जब बच्चों को मिड डे मील मिलती थी तो सच में बच्चे कभी पूड़ी छोले आ रहे हैं, कभी दलिया, उनका दलिया इतना अच्छा आता था ना, मतलब आई कैन सी उसके अंदर सारे के सारे वेजिटेबल्स होते थे। और कुछ बच्चे उस खाने को देखकर सच में इतना ज्यादा खुश हो जाते थे ना कि कुछ तो अपना पैक करा के लेके जाते थे। प्लेट मिलती थी, उस प्लेट में खाते थे, अपना लंच बॉक्स खाली लेकर आए होते थे और कहते थे इसमें भी डाल दो, और वो घर ले जाते थे और घर जाके खाते थे। तो देख रहे हो कैसे किसी बच्चे की जो नीड्स है, मतलब वो खाना खाना चाहता है लेकिन ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से घर वाले उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो कहता है चलो स्कूल आ रहा हूँ, पढ़ाई भी हो रही है और खाना भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सरकार की तरफ से कि उनको हेल्दी फूड दिया जाता है। और हर दिन का ना अलग अलग मेन्यू होता था, तो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड रहते थे, आज दलिया है, अच्छा आज पूरी आलू है, ये है वो है, ठीक है। मील, द मील प्रोवाइड्स रफली 450 to 500 kilojoule and 20 to 30 gram protein per child per day, which is expected to meet the 1/3 of the energy and half of the proteins RDI. ठीक है, ये ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं समझनी। The raw ingredients are cooked into upma or khichdi or some other forms which are easy to eat. They are also incorporated into ready-to-eat foods along with flavoring agents. Even milk powder is also served in some places. टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मेन बेनिफिशरीज इस ग्रुप के हैं चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 years अटेंडिंग प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स। स्कोप क्या है? MDM is implemented through 2 channels. First, up to 5 years children through the बालवाड़ीज, बालवाड़ीज के थ्रू 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, 5 से 10 साल तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स के थ्रू दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा कि फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बारे में लिखो, मिड डे मील के बारे में लिख देना, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ICDS, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। 6 सर्विसेज जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम दे रही है और उनकी बेनिफिशरीज बताओ। पहले बता देते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम is a government program in India which provides nutritional meals, preschool education, primary health care, immunization, health checkup, reference service to children under 6 years of age and their mother. ठीक है, ये आंसर आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। अब इन्होंने पूछा था 6 सर्विसेज बताओ, 6 सर्विसेज बता देती हूँ, साथ के साथ यहीं पे समझा देती हूँ। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स है उनको फुलफिल किया जाता है, खाना दिया जाता है।
इम्यूनाइजेशन, किस समय पे कितने साल के बच्चे को कौन सा टीका लगना चाहिए वो आता है। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स एंड रेफरल सर्विस, प्रॉपरली पीरियोडिकली हेल्थ चेक किया जाता है। कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको ठीक किया जाता है, ज्यादा बड़ी है तो उसको रेफर कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रॉपर ग्रोथ चार्ट्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है उसकी एज के साथ। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन वैसे ही नॉन फॉर्मल के अंदर आ जाती है, ABCD या मतलब ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से आप बच्चे को पढ़ा देते हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। सर्विसेज एंड बेनिफिशरीज ऑफ ICDS, चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एंड 1 to 3 ईयर्स उनको ये सर्विसेज मिलती है, ठीक है। चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स को ये सर्विसेज मिलती हैं। प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन, अडोलेसेंट गर्ल्स, ऑल वुमेन 15 to 45 ईयर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे सर्विसेज पूछी थी ये लिख देना, बेनिफिशरीज पूछे थे तो कह देना चिल्ड्रन less than children below 6 years, pregnant nursing women, adolescent girls and all women, मतलब बेसिकली all women को दी जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, हेल्थ चेकअप होते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, नॉन फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज होती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वो होती हैं। बेनिफिशरीज यहाँ पे देख सकते हो, बस ये लिखते हैं ना, इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज, चिल्ड्रन 1 to 6 years, pregnant and lactating women, all women up to 45 years and adolescent girls, ठीक है। बस ये बेनिफिशरीज हैं। स्टेट एनी 2 challenges, अब ICDS प्रोग्राम आया है तो कुछ कमियां खामियां भी तो होंगी। वो खामियां पहली तो क्या है, इनएडुकेट वर्कर स्किल, जो जॉब पर रखे गए हैं उनके अंदर प्रॉपर स्किल्स नहीं है सारे काम करने के लिए। शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट, उन्हें जिस जिस इक्विपमेंट की जरूरत है सारी सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए वो नहीं है। पुअर सुपरविजन, कोई ध्यान ही नहीं देता क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा। वीक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटर नहीं किया जाता तो कहते हैं छोड़ ना, नौकरी लग गई कौन काम करेगा। कम्युनिटी वर्कर्स आर ओवरबर्डन, बिकॉज जहां पर उनको 10 बच्चों को देखना है वहां उनको 20-30 बच्चों को देखना पड़ रहा है तो उनके ऊपर बर्डन आ गया है। तो ये मेन चैलेंजेस हैं कि एक तो वर्कर्स के अंदर इनएडुकेट स्किल्स है, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स है, पुअर सुपरविजन है, वीक मॉनिटरिंग है और वो ओवरबर्डन्ड है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो पढ़ लो, मेन पॉइंट मैंने समझा दिया है। ये क्लास का मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर कराना, क्योंकि फुल रिवीजन है तो मैं बस मेन चीजें समझा रही हूँ। हाउ टू यूज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये कोई जरूरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा और आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे अगर आपने जब नोट्स परचेज किए होंगे तो नोट्स में मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आ जाता है। बैलेंस डाइट कैन बी डिफाइंड एज वन which contain different types of food in which quantities and proportions that the need for calories, minerals, vitamins and other nutrients is adequately met, and a small provision is made for extra nutrients to withstand strong duration of leanness। ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर आपकी कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन सबकी नीड्स फुलफिल हो जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है कि कल अगर मैंने बैलेंस डाइट नहीं खाई तो आज जो बैलेंस डाइट खाई थी उसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट मेरी नीड्स को फुलफिल कर देगा। A balanced diet meet the needs for nutrients, consist of different types of food items, provide for period of leanness when the diet may possibly not supply adequate amount of nutrients। उसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है जी। और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। PEM ये क्या है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। PEM के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फटाफट से एक बार इसको देख लो और पढ़ लो, ठीक है। फटाफट से देख लो और पढ़ लो। हम आगे बताएंगे कि चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम PEM इज शॉर्टर देन अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, सम चेंजेस इन द अपीयरेंस रेफर्स, ठीक है। अब ये दो फॉर्म्स में होता है, एक होता है मरासमस, दूसरा होता है क्वैशकर, ठीक है। अब इनके बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या कर सकते हो। स्क्रीन पर शो हो रहा है, फटाफट से देख लो एक बार ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराना,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो मेरास्मस है और क्वैशकोर है, इसके सिम्टम्स में डिफरेंशिएट करो। तो हम पहले मेरास्मस के सिम्टम्स बता देते हैं। मसल वेस्टिंग यानी कि एक्सेसिव वेस्टिंग ऑफ मसल विद लिटल और नो फैट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर आपको कोई फैट ही नहीं नजर आता। वेस्टिंग मीन्स थिननेस ऑफ द बॉडी, बॉडी एकदम बिल्कुल पतली, हड्डियों का ढांचा हो जाती है। ठीक है। Second, failure to thrive. The child suffering from marasmus usually is irritable. हमेशा irritate सा रहता है। ठीक है। ग्रोथ फेलियर, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती, स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है। क्वैशकोर के सिम्टम्स क्या है? ओडीमिया। ओडीमिया इज एक्सेसिव accumulation of fluid in the intercellular spaces of the tissues. Odemia is usually observed on the lower limbs, which can be also distributed all over the body, including the face. ठीक है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फूड फ्लूइड हो जाता है। फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में फेलियर आता है। मून फेस, फेस may appear puffy with cheeks sagging और स्किन के अंदर चेंजेस नजर आते हैं। दोबारा से देख लो मरासमस के क्या सिम्टम्स हैं, स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ठीक है। क्वैशकोर के क्या सिम्टम्स हैं, स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सिम्टम्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बिलो मेंशनड चाइल्डहुड इलनेस। पहला है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ होता क्या है? इन्फेक्टिव कंडीशन प्रोड्यूसिंग severe cough which distress in the child ending in a peculiar whoop and may be accompanied by vomiting। बहुत ज्यादा खांसी आती है और कई बार उल्टी वॉमिटिंग भी आ जाती है। साइंस और सिम्टम्स क्या है? It starts with a fever, a runny nose and a cough. About 10 days, after about 10 days, the whooping sound will be heard when the child breathe. जब बच्चा ब्रीथ करता है तो हू की आवाज सुनाई देती है उसकी चेस्ट से। In this illness, the bacteria in the windpipe makes the mucus lining very sticky and entry of air into the windpipe is reduced। यहाँ पे मेरी जो विंड पाइप है उसके म्यूकस लाइनिंग को वो बैक्टीरिया क्या कर देता है? वेरी स्टिकी कर देता है। तो जब हवा अंदर जाती है खांसी आती है। Persistent cough followed by whooping sound that is produced as air flows into the lungs. The child may become very distressed, but after a bout of coughing, the mucus is spat out and feel better। बहुत बच्चे को दिक्कत होती है जब वो म्यूकस होता है उसको स्पिट कर देता है तो उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। Complications: whooping cough can be dangerous for very young children as they could stop breathing during one of the coughing। जब बहुत जोर से खांसी उठ रही है तो कई बार वो सांस नहीं ले पाते। ट्रांसमिशन: वही खांसी और स्नीजिंग के टाइम जो ड्रॉपलेट्स की इन्फेक्शन एक दूसरे से हो जाती है। मैनेजमेंट इसकी क्या है? Once the infection has occurred, usually by the time it is diagnosed, जब तक पता चलती है तब तक काफी लेट हो चुका है। स्टार्टिंग में पता चल जाए तो एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। इसको इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है और फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये बीमारी हो गई है तो क्या सिम्टम्स हैं, कैसे फैलती है और क्या मैनेजमेंट है। Measles. Measles is highly contagious infectious disease caused by measles virus. Symptoms क्या है? Measles is caused by a virus affecting the skin and respiratory tract. It begins to show itself in a fever, runny nose, sore eyes, mouth, cough. One of the fourth day of the fever, a rash will appear। स्किन पे रैश दिखने लग जाएगा, बैक पे और फेस पे भी, फाइनली ऑन द लिम्स। ट्रांसमिशन वही स्नीजेस और कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स फैलता है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग है, सब्सिडाइज बाय इटसेल्फ आफ्टर अब थोड़े टाइम बाद अपने आप कम होने लग जाती है। कंट्रोल द फीवर विद कोल्ड कंप्रेस एंड मेडिसिन और clean and protect the eyes from secondary infection। cough and diarrhea require appointment treatment, appropriate treatment और antibiotics का कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। ठीक है इस पर, बट जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनको एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है और धीरे धीरे ओवर द टाइम ठीक होती है। टाइफाइड एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, गंदे पानी और गंदे फूड से फैलती है।
सिम्टम्स क्या है? लो ग्रेड फीवर हो जाता है जो कि 5 दिन से ज्यादा चलता है, हेडेक होता है, और सिम्टम्स ऑफ ये वाइल द चाइल्ड फील इंक्रीज डायरिया, डायरिया भी हो जाता है। ग्रेजुअली फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर बच्चा बहुत ही परेशान, इरिटेटेड सा हो जाता है, और खाना भी नहीं, मतलब भूख भी खत्म हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। मैनेजमेंट क्या है? अपने हाथ को टाइम टू टाइम धोते रहो, अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड, गंदा पानी मत पियो, और क्या है, इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखो, प्रॉपर सारे टीके लगने चाहिए, ठीक है। और 5 दिन से ज्यादा फीवर है तो डॉक्टर के पास जरूर ले जाना, और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और अपनी एंटीबायोटिक्स को टाइमली जरूर लेना। आगे चलते हैं, स्केबीज। स्केबीज भी एक स्किन इन्फेक्शन है, बच्चों में देखी जाती है। इस टाइनी इंसेक्ट दैट बरीज, मतलब स्केबीज ऐसे टाइनी इंसेक्ट्स जो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे से फैलते हैं। सिम्टम्स, स्मॉल लेसन्स इन द वेब्स ऑफ फिंगर, रिस्ट, armpits, inside of the thighs and buttocks. Small raised individual lessons and are very sticky. ठीक है, इचीनेस, रात को बहुत ज्यादा खारिश मच जाती है, इन्फेक्शन प्रोग्रेस करती है तो स्क्रैचिंग से इन्फेक्शन बढ़ती जाती है, ठीक है, और बड़ी लेवल पे वो येलो पस सी भी दिखने लगती है। मैनेजमेंट कैसे है कि आपको रेगुलर बाथ लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं ताकि आपकी स्किन क्लीन रहे, ठीक है। डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। सॉल्यूशन कॉल्ड बेंजाइल बेंजोएटा इफेक्टिव है इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, तो डॉक्टर से पूछ के वो ले सकते हो। और आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर 3 consecutive days, on the 4th day the child is given a bath. स्मॉल चिल्ड्रन को किस टाइप की क्या देनी है यहाँ पर लिखा हुआ है, और सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप शो देख सकते हो। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों में काफी कॉमन देखी गई हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसके सिम्टम्स बताओ, ये कैसे फैलते हैं और इनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। एक और का देख लो, क्या है? अनीमिया। अनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडीज टिश्यू। अनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी में हेल्दी जितने रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए वो नहीं है, और हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए वो नहीं है, ताकि वो ऑक्सीजन को बाकी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा पाए। सिम्टम्स क्या है? पेलनेस ऑफ द टंग होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ जाएंगे, चेस्ट में पेन होगी, पैल्पिटेशंस होंगी, फटीग, थकावट रहेगी, और भूख मर जाएगी। कॉजेस क्या है? डाइटरी इनएडिक्वेंसीज, सही तरीके से डाइट नहीं ली, विटामिन ए की कमी हो गई, लॉसेस ऑफ आयरन हो गई, ठीक है। लॉसेस ऑफ आयरन कैसे हो जाती हैं? क्योंकि आयरन लूजेस फ्रॉम द बॉडी आर मोर इन केसेस ऑफ, जो बच्चे हुक वॉर्म से सफर कर रहे हैं उनकी बॉडी से आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? डाइटरी मेजर्स हैं, आयरन रिच फूड खाओ, और इनएक्सपेंसिव सोर्सेज आयरन के क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, मीट और लीवर भी हैं। आयरन और आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं अगर आयरन की कमी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट एड से रिलेटेड, एक क्वेश्चन बीमारी से रिलेटेड आ जाता है, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट एड से रिलेटेड आ जाता है। बच्चा पानी में डूब रहा है तो क्या फर्स्ट एड दोगे? ऊपर से नीचे गिर गया ऊपर से नीचे गिर गया तो नहीं, एज इन मतलब कहीं से गिर गया, चोट लग गई, तो क्या फर्स्ट एड दोगे? या फिर मतलब एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड कि आपको एज अ टीचर पढ़ाना चाहिए, ऊपर से नीचे गिर गया तो इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वो फर्स्ट एड से तो आप कहाँ ही टैकल कर पाओगे। तो फर्स्ट एड के अंदर वो आती हैं जो छोटी मोटी चीजें आप थोड़ा शायद टैकल कर पाओ, कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो क्या करोगे? अगर आप इनसाइड द हाउस हो तो स्विच ऑफ कर दो और प्लग को आउट कर दो, रिमूव द लाइव वायर विद द हेल्प ऑफ स्टिक। घर के बाहर हो तो क्या करना है, इफेक्ट के जो शॉक है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बहुत इजी चीजें हैं, इजी चीजें एज एन आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या से रिलेटेड जो आपको पता है वो भी आप लिख सकते हो। ट्रीटमेंट दिख रहा है आपको अगर किसी को शॉक लग गया है तो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हो, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आगे चलते हैं, स्पेलोज, पॉइजनस सब्सटेंस, कोई किसी बच्चे ने कुछ बहुत ही पॉइजनस क्या कर लिया है, खा लिया है, तो वो क्या करेंगे, वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आगे देख सकते हो आप ये। आगे चलते हैं, फॉल्स डाउन एंड फ्रैक्चर्स आर डेड, मतलब कहीं से नीचे गिर गया, फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो जब तक डॉक्टर को बुलाया है तब तक क्या करोगे, स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो। इजी चीजें हैं, स्क्रीन पर दिख रही हैं, एक बार नजर मार लो, चीजें फिट हो जाएंगी दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
गिव सिम्टम्स ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट इलनेस। अब आपको कुछ सिम्टम्स बताने हैं जिससे आपको पता चले कि आपके बच्चे की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। टू द पॉइंट डायरेक्ट आ जाते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज टायर्ड ऑल द टाइम, हमेशा आपका बच्चा थका थका सा रहता है। क्राइज कंटिन्यूअसली और इज इरिटेबल, हमेशा बच्चा रोता रहता है, इरिटेट रहता है। व्हेन द चाइल्ड रिफ्यूजेस फीड और इज वॉमिटिंग। व्हेन देयर इज फीवर विद कोल्ड एंड कफ। When the child becomes inactive and does not play, when there is skin rash with or without fever, when there is any swelling on any part of the body, when there is pain in any part of the body। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई माइल्ड सिम्टम्स हैं दिक्कत के। डिस्कस द रूल्स फॉर केयरिंग फॉर अ सिक चाइल्ड। अगर आपके स्कूल में भी या घर में कोई सिक बच्चा है तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। जनरल रूल्स है, when the child is ill, we must first make the child comfortable. We should try to reduce the child's stress and make him rest. The child cloth and bed cloth should be light and clean, preferably of cotton. Warm clothes, if necessary, should be used over the cotton clothes. Give plenty of liquids to the child to drink to prevent dehydration. If the child has high fever and is breathing rapidly, this would add to dehydration. Never leave the child alone in a room. Tell the mother or older sibling to stay with the child and talk to him. The room should be well ventilated. There should not be any draught, but at the same side, there should be fresh air honi chahiye. If the child is hungry, give light, easily digestible food. ऐसे बच्चे का ध्यान रखना है। Keep the child clean. Clean the mouth with a swab of cotton dipped in glycerin or plain water. Ensure proper disposable of waste, यानी कि stools and vomits जो हो रही हैं उसका proper disposable हो ताकि infection फैले नहीं। Treat the symptoms of the illness. If there is diarrhea, start an oral rehydration. If there is shivering or fits, keep the child covered. If there is high fever, bring the temperature down with sponging. If there is wound, clean and dress it. If there is difficulty in breathing, raise the head with a pillow. If in fever, keep the feet covered and warm. If there is vomiting, see the child does not choke on the liquid she brings up. Turn the head to वन साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने ज्यादा स्टार्स बना सकते हो बना लो, मैंने तो इस क्वेश्चन के आगे बना दी है। अगर आप ये क्वेश्चन बिना पढ़े पेपर में जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो अपना। डिफाइन growth monitoring. Explain the use of growth chart for monitoring of a young child's growth. Growth is a regular increase in the size or weight of living things. Growth monitoring. Growth monitoring is a regular measurement of growth which enables mother to visualize growth or lack of it, कि बच्चा grow कर रहा है या नहीं, and obtain specific relevant and practical guidance to ensure continued regular growth and health of children. Weighing is the usual assessment tool for monitoring growth. In simple language, keeping a regular check on the track of the change in weight over a period of time every month can be referred to as growth monitoring. Growth chart. Growth chart is primarily designed as a means of monitoring and interpreting changes in weight over time. The essential feature of a growth chart is a graph on which weight is plotted against age so that growth can be followed graphically in comparison with reference standards। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ लो, क्योंकि अभी आगे मैं आपको ग्रोथ चार्ट के थ्रू एक एक वर्ड समझाऊंगी कि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। On the extreme left, upper left hand side is a box where the child's name, sex, father, mother name is filled. The growth chart has horizontal lines going side to side, vertical lines going top to bottom. The vertical lines represent age of the child, horizontal line represent weight in kilograms। अभी आगे दिखाएंगे। At the bottom of the chart are 5 steps, each of which represent 1 year, starting from 0 to 5 years, 1, 2, 3, 4, 5. Each step is further divided into 14 lines, which represent 12 months. ठीक है, अब आपको इस चार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पेपर में बना कर आना है।
ठीक है, जैसे ये बना हुआ है डिट्टा ऐसे बनाकर आ जाना है। क्या लिखोगे ऊपर, वेट ग्रोथ चार्ट यूज्ड इन आईसीडीएस प्रोग्राम, एक ऐसा बॉक्स बना देना, नेम, मेल फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली सर्वे, रजिस्टर नंबर, इंफॉर्मेशन बॉक्स। अब यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, इधर हमारा हो गई, इधर हमारी हो चुकी है एज, इधर हमारा चल रहा है वेट इन किलोग्राम। ठीक है, ये वेट इन किलोग्राम चल रहा है। बर्थ मंथ एंड ईयर बॉक्स ये हो गया, 4 कर्व लाइंस हो गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्या, अगर तो ये बच्चा का जो एज और उसके वेट का हिसाब फर्स्ट लाइन से ऊपर आ रहा है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है। ये देखो, ये येलो एरिया यहां से अगर ऊपर आ रहा है, फर्स्ट लाइन से ऊपर आ रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है जी, डन हो गई, फर्स्ट लाइन से ऊपर आ रहा है तो नॉर्मल है। सेकंड, अगर बच्चा फर्स्ट और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, अगर बच्चा फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में आ रहा है तो इसको ग्रेड 1 की माल न्यूट्रिशन है, मतलब थोड़ा सा कमजोरी, माल न्यूट्रिशन होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, दूसरी और तीसरी लाइन के अगर बीच में आता है, ये देखो, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आता है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इसके बीच वाले एरिया में आता है तो ग्रेड 2 के अंदर आ जाता है। अब कमजोरी और बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन के बीच में आता है तो ग्रेड 3 आ गया, ग्रेड 3 आ गया। उसके बाद फोर्थ लाइन के भी नीचे आ जाता है तो भाई डेंजर सिग्नल आ गया, भाई बहुत ही कमजोर है ये बच्चा, दिक्कत का काम आ गई। तो बेसिकली 4 लाइन्स है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। लाइन 1 से ऊपर है तो नॉर्मल है, 1 और 2 के बीच में है तो थोड़ी कमजोरी है, 2 और 3 के बीच में है तो थोड़ी और ज्यादा है, 3 और 4 के बीच में है तो और ज्यादा है, 4 से नीचे है तब तो बुरा ही हाल है। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझना है तो समझ लो, मैंने समझा दिया है। नोट्स लोगे तो नोट्स में आपको ये मिलेगा, क्योंकि पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपको ऐसे ही चार्ट बनाकर आना है। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? चार्ट बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। When the weight is between top line and the second line, when the weight is less than 80% and more than or equal to 70% value of standard, it would indicate the child is suffering from 1 grade degree malnutrition, जैसा मैंने आपको बताया। For example, at 4 years, the child should weight approximately 15 से 16 किलो. If the actual weight is less than 13.4 kg, that is 80% of 16, but more than 11.2 kg, that is 70% of 16, it would indicate that the child is suffering from grade 1 malnutrition. अब ये इतना वेट तो आपका याद रखना मुश्किल है, तो फ्लो चार्ट बना देना और फर्स्ट पॉइंट लिख देना, ये एग्जाम्पल मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। When the weight is between second and third line, weight between 70% and 60% of standard value, it is second grade of malnutrition. When the weight is between third and fourth line, weighing between 60% and 50% value of standard, the child is in grade 3 malnutrition. When the weight falls below the fourth line, weight below the 50% of standard value, it is danger signal that the child is severely malnutrition और grade 4 का malnutrition है। एंड में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी, चिल्ड्रन हु आर हेल्दी विद नॉर्मल बॉडी वेट्स, दैट इज बॉडी वेट इक्वल टू और अबव 80% वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, वुड फॉल अबव द टॉप लाइन लेबल्ड एज नॉर्मल। फर्स्ट लाइन से ऊपर आ रहे हैं मतलब 80% से ज्यादा, इक्वल टू और अबव 80% ऑफ स्टैंडर्ड है तो मतलब नॉर्मल है ये बच्चा। इफ द बॉडी वेट फॉल्स बिलो द फर्स्ट लाइन, द चाइल्ड इज कंसिडर अंडर नरिश्ड। द लोअर वेट, जितना ज्यादा वेट है कम है उतना अंडर नरिश्ड है बच्चा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई और नहीं समझा सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं समझ आया तो समझाएंगे तो क्या। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर सिमरन
ये आपका लेवल अप लर्निंग सिमरन का यूट्यूब चैनल है, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं। प्लेलिस्ट के अंदर DC 1 2 3 सारी की सारी वीडियोस डली हुई हैं। इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट खोल रही हूँ तो 1 2 3 एक एक चीज बोर्ड पे पढ़ाई हुई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं कि अगर ये सारी वीडियोस दो दो बार भी देख गए ना तो कोई नोट्स भी लेने की जरूरत नहीं है। DC 3 की देखो, ब्लॉक 1 रिवीजन, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ाए हैं इसके अंदर मैंने। तो ये सारी की सारी जरूर जरूर देख लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स में उसमें डालती रहती हूँ, सारी रिवीजन, हॉल टिकट आ गई है, क्या है, सब कुछ डाला हुआ है। और पिंड मैसेज में ऊपर फ्री में बुक्स भी डाली हुई हैं। नोट्स लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे लिख देना, नोट्स लेने हैं, डिटेल्स आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एंटीनेटल केयर बेसिकली होती है द केयर गिवन टू द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके ऊपर भी छोटा सा कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, छोटा सा बता देती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि क्या लड़की सच में प्रेग्नेंट है, और डिटेक्ट किया जाता है कि कुछ रिस्क वाला फैक्टर तो नहीं है। इम्यूनाइजेशन दी जाती है टेटनस के अगेंस्ट, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड, और पीरियोडिक एंटीनेटल असेसमेंट बनाया जाता है। एंटीनेटल केयर बेसिकली है जब पता चलता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है तो क्या वो सही में मतलब प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, टेटनस के अगेंस्ट टीके लगते हैं, खाना बढ़ा दिया जाता है उसका, आयरन और फॉलिक एसिड दिए जाते हैं ताकि कमी ना हो, और एक टेबल बना दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको चेक करवाने आना है। आगे बढ़ते हैं। एम्स क्या है एंटीनेटल केयर के, स्क्रीन पर शो रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम प्राइमरी स्टेप्स क्या है एंटीनेटल केयर के, वो भी आप देख सकते हो। अब क्या कह रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताओ जो कि एक वुमेन अपनी प्रेगनेंसी के टाइम एक्सपीरियंस करती है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, एक बार फटाफट से नजर मार लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अमाउंट ऑफ ओएस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन hormones produced in the body is 100 of times higher in pregnancy than in non-pregnant women। प्रेगनेंसी के टाइम ये हॉर्मोन्स 100 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं, जो कि यूटेरस की ग्रोथ में और ब्रेस्ट की ग्रोथ में मदद करते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन अलाउ करता है जॉइंट ऑफ स्पाइन एंड पेल्विस टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं, टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी बाय अबाउट 30% से हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी की। ठीक है। चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ये आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। यूरिनरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं, वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, स्क्रीन पर शो हो रहा है। चेंजेस इन द स्किन होता है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। What aspect should be kept in mind while planning meals for the pregnant lady? Pregnant lady के लिए जब हम meals plan करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? पहला, adequate intake of food is vital in pregnancy. Water and other drinks, beverages, milk, buttermilk, coconut water, lime juice should be taken in plenty between meals. Intake of at least 6 to 8 glass of water is considered essential. Pregnant lady को ज्यादा से ज्यादा fluid फॉर्म में मतलब ड्रिंक्स आपको देनी है। प्रेग्नेंट वुमेन आर प्रिस्क्राइब्ड आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट सिंस आयरन इनटेक थ्रू आउट द डाइट मे नॉट बी सफिशिएंट। प्रेग्नेंट वुमेन की जो आयरन इनटेक मतलब होती है वो उसकी डाइट से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उसको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं। कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट इज अ मस्ट इन एरिया, वहां पे जहां जिन एरियाज में आयोडीन की डेफिशिएंसी बढ़ रही है या है वहां पे आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंड किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को। ड्यूरिंग द अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नोजिया और वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग फील होती है, वॉमिटिंग टाइप सा फील होता है, बहुत कॉमन होता है, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और इसको ईटिंग अ ड्राई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हेल्पफुल होती है इस चीज से बचने के लिए। रस खा लो, टोस्ट खा लो, बिस्किट्स खा लो। फूड विच हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और फ्लेवर शुड बी अवॉइडेड, बहुत तेज स्मेल होती है, बहुत ज्यादा तीखा टेस्ट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है लेट प्रेगनेंसी के टाइम, तो ज्यादा फाइबर रिच फूड खाओ और पानी पियो ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रीन सीरियल्स एंड पल्सेस होने चाहिए आप
जो कि आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। सर्टेन फूड्स मे बी पुअरली टॉलरेटेड बाय सम प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज उनसे गैस और फ्लैक्चुलाइल प्रॉब्लम होती है और उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वुमेन के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है हैवी मील्स को डाइजेस्ट करना, वो बहुत हैवी हैवी सब फील करती है, हर्ट बर्न होता है। तो स्मॉल छोटी छोटी मील्स दो ताकि उसको ऐसा भी फील ना हो। न्यूट्रिशियस स्नैक्स देते रहो टाइम टू टाइम, मिड मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून, ठीक है। और जैसे पुराने पुराने जमाने नहीं, ट्रेडिशनल कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, देसी घी की पिन्नी हो गई या फिर कुछ और चीज हो गई, सेरी एक गुजराती डिश है, ऐसी डिश जो कि बहुत हेल्दी होती हैं, न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं, वो देते रहो। और कोशिश करो प्रेग्नेंट वुमेन अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्मोकिंग, ड्रग्स से दूर रहे। अवॉइड सर्विंग, एक साथ बहुत ज्यादा खाना मत दो, ज्यादा टी और कॉफी मत दो, ठीक है जी। बस ये चीजों का ध्यान रखना है। सम डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है, इंक्लूड मोर ऑफ सीरियल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, give iron and iron folic acids from second trimester, provide nutritious snacks, include fiber rich foods, include small but more frequent meals, ठीक है। डोंट्स क्या है, ज्यादा टी कॉफी नहीं देनी, ठीक है। और क्या करना है, ड्रग्स अल्कोहल से दूर रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी, फ्राइड और फैटी फूड नहीं खाना, और जिसके अंदर बहुत तेज स्मेल होती है वो भी नहीं खाना, ठीक है। ठीक है। मेजर डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चार, एक है अनीमिया, दूसरा है पॉलीहाइड्रोमिनोस, वेजिनल ब्लीडिंग और मैल प्रेजेंटेशन। अनीमिया देख सकते हो शो हो रहा है, दूसरा पॉलीहाइड्रोमिनस देख सकते हो शो हो रहा है, तीसरा वेजिनल ब्लीडिंग देख सकते हो, चौथा मैल प्रेजेंटेशन देख सकते हो, और कंक्लूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 सिम्टम्स ऑफ सेवियर इलनेस इन द चाइल्ड, कि आपके बच्चे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीथ नहीं कर पा रहा, फीवर विद फास्ट ब्रीथिंग, सांसें बहुत तेज चल रही हैं और फीवर है, लिप्स और फेस ब्लूइश हो गया है, फिट्स कहते ना दौरा पड़ना सॉर्ट ऑफ वो हो रहा है, और ड्रोजी, ठीक है, चक्कर टाइप से आ रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ज्यादा इलनेस है। अब हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं कि 3 साल का बच्चा सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाएगा और उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा खाएगा जिसके इंग्रेडिएंट्स ये मेंशन है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ये आप देख सकते हो, सूजी से कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, मिक्स वेजिटेबल से ये मिलेगा, घी से ये मिलेगा, सब लिखा हुआ है, कैश्यू से ये मिलेगा। मिड मॉर्निंग स्नैक बनाना विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसके क्या क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं ये आप देख सकते हो। लंच में दाल खिचड़ी विद कर्ड, ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मिड आफ्टरनून स्नैक मिक्स फ्रूट सैलेड दे दिया, इंग्रेडिएंट्स ये हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आप देख सकते हो। डिनर रोटी विद पनीर करी एंड अ सर्विंग ऑफ लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स, इंग्रेडिएंट्स ये हो गए और ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब ये चलो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो कॉल्ड नर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग human breast milk to the child. Breast milk is the nature's way of providing all the nutrients the baby needs in the right amount and proportion till the infant reaches 4 से 6 months of age. जब तक बच्चा 6 महीने तक का नहीं हो जाता, ब्रेस्ट मिल्क एक नेचर का तरीका है उसकी सारी बॉडी की नीड्स को, न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का, माँ का दूध पिला दो। No other type of animal milk or milk formula can substitute for this, ठीक है। माँ के दूध से अच्छा और कुछ भी नहीं है। easily digestible, माँ का दूध ब्रेस्ट मिल्क easily डाइजेस्ट कर पाता है बच्चा एज कंपेयर टू बाकी मिल्क से, ठीक है। द फर्स्ट मिल्क और कोलेस्ट्रॉम विच द मदर secretes in the first days after delivering contains anti-infective substances which help the infant to remain healthy. जो पहला दूध बच्चा माँ का पीता है डिलीवरी के बाद, उसके अंदर एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उसको सारी के सारी इन्फेक्शन से दूर रखता है। फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, ब्रेस्ट मिल्क है, कोई गंदा नहीं है कि बॉटल से फीड कर रहे थे, बॉटल गंदी है या दूध गंदा है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है। और
ये नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, ज्यादा गर्म है ज्यादा ठंडा है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट माँ का दूध बच्चा पी सकता है, कोई एलर्जी उसको नहीं होगी। एंड माँ का दूध जब बच्चा पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो माँ और बच्चे का एक बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा हमने पढ़ा दिया है कि अ बैलेंस डाइट फॉर एन इन्फेंट, इन्फेंट के लिए हम बैलेंस डाइट बता रहे हैं। सुबह उठते ही ब्रेस्ट मिल्क, मिड मॉर्निंग में बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, आफ्टरनून में राइस दाल एंड वेजिटेबल्स खिचड़ी की फॉर्म में, मिड आफ्टरनून में मैश्ड बनाना और ब्रेस्ट मिल्क, इवनिंग में सूजी खीर, नाइट में फिर ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या क्या मिलता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके साथ साथ आज की आपकी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही लंबी क्लास थी, बट आई होप आपको जितने क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कराए हैं अच्छे से समझ आए होंगे। डीईसी ट्यूब की इंग्लिश मीडियम की ये फुल रिवीजन थी, जितना ज्यादा हो सका मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप हमसे सारे नोट्स परचेज करना चाहो जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, जिनके आने के चांसेस हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, ये तो अभी मैंने बहुत कम दिखाए हैं, उन नोट्स में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर देना कि आपको नोट्स लेना है, डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी, ये अलग वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि ऐसी आंसर शीट आएगी, कैसे फ्रंट पेज फिल करना है, और देखो हमारे बच्चे के 90 मार्क्स आए हुए हैं तो आप भी जरूर 90 मार्क्स लेकर आओगे, है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लेवल अप लर्निंग का, ज्वाइन कर लेना, हर वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है। यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके कर लो, आप ही का फायदा है ना, क्योंकि ढेर सारी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत अच्छे से पेपर करके आना। अभी तक सारे टॉपर्स आपकी सिमरन मैम के थे तो इस लेगेसी को मेंटेन करेंगे, आगे भी सारे टॉपर्स हमारे ही रहेंगे। ठीक है जी, बाकी आप जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी से हो, और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा, ताकि मैं अपने बच्चों को देख भी लूं। ऑल्सो वो कौन कौन सी सिटी से हैं, कल को कोई वैकेंसी आती है, मुझे कोई अपडेट देना है तो मैं वो आपको दे पाऊं। ठीक है, ये रिश्ता, ये नाता स्टूडेंट टीचर वाला आगे तक चलेगा जब तक आपको हम नौकरी दिलवाने में पूरी पूरी सहायता नहीं कर देते। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है, उतने ही सच्चे दिल से पढ़ लेना। वीडियो को लाइक करके ढेर सारी अच्छी अच्छी विशेस दे देना और कमेंट्स कर देना, ताकि मैं और एनर्जी में और मोटिवेशन के साथ आगे की क्लासेस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। पढ़ाई में लग जाओ, पेपर आ गए हैं, जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।